हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुजाता हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो हम पढ़ रहे थे पिछले क्लासेस में संज्ञा के बारे में, है ना। 2 क्लासेस में हम संज्ञा के टॉपिक कंप्लीट कर दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि संज्ञा का टॉपिक खत्म हो गया है। पिछले वीडियो में ही आपको मैंने बताया कि अभी हमारा संज्ञा का टॉपिक क्लोज नहीं हुआ है। जो हमें कन्फ्यूजन रहते हैं, जो एग्जाम में हमें कन्फ्यूज करते हैं, वैसे क्वेश्चंस वो कन्फ्यूजन्स क्या है वो आज मैं इस क्लास में आपको क्लियर करने वाली हूँ। ओके, वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो हम टॉपिक में जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं, है? कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार हैं। लेकिन कुछ पुस्तकों में हमें संज्ञा के 3 प्रकार भी हमें दिखाई देते हैं। अब 3 प्रकार है या 5 प्रकार है, वो 3 प्रकार है तो वो कैसे, और 5 प्रकार है तो वो कैसे। 5 प्रकार तो हमने देख लिया है, लेकिन 3 प्रकार क्या है? तो देखो, यहाँ मैंने बोर्ड पर लिखा है आपको, आधुनिक मान्यताओं के आधार पर। क्या है ये हेडिंग? बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के प्रकार कितने हैं? अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया तो आप वहाँ 5 नहीं लिखेंगे, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा 3। क्या है? 3 लिखना पड़ेगा। तो ये 3 क्या है? तो हमने देखा है कि प्रकार कितने, 5 प्रकार में जो देखे हैं हमने, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, ये 5 प्रकार हमने देखे थे। लेकिन यहाँ 3 प्रकार में ही हमें 5 प्रकार हमें दिखाई देते हैं। कौन से प्रकार में वो 2 प्रकार डिवाइड हो गए हम आज देखेंगे, और वैसा क्यों रखा गया है ये क्लैरिटी भी आज आपको इस क्लास में मिलेगी। तो देखिए, ये जो 3 प्रकार कौन से हैं, तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं। अब ये जातिवाचक संज्ञा में ही हमें क्या हुआ है, फिर से 2 भागों में विभाजित किया गया है। जातिवाचक संज्ञा में ही 2 भागों में 2 प्रकार है। कौन से? ये पहला प्रकार और ये दूसरा प्रकार है। कौन से? तो ये है समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके, मतलब ये जो हमने समूहवाचक और द्रव्यवाचक इससे पहले के जो क्लास में हम पढ़े थे वो अलग करके पढ़े थे, है ना। लेकिन इस क्लास में जो आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के प्रकार में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो जातिवाचक संज्ञा में हमें 2 प्रकार फिर से डिवाइड किए हैं। वो कौन से प्रकार? तो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखो, यहाँ हमने देखा है ना, समूहवाचक में कौन से उदाहरण आते हैं? द्रव्यवाचक मतलब लिक्विड, समूह मतलब ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है, नहीं तो कोई पशुओं का झुंड होता है, वो सभी हमने देखे। वहां तो क्लैरिटी हमें मिली है, ओके, उसमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन इन समूहवाचक और द्रव्यवाचक को जातिवाचक में क्यों रखा गया है, ये आज की क्लास में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैंने यहाँ लिखा है परिवार, सेना, सरकार, ये सभी समूहवाचक में आते हैं। यहाँ देखिए, मैंने जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इस एग्जाम्पल से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इन शब्दों को जातिवाचक में क्यों रखा गया है ना। अब समूहवाचक ये जातिवाचक के अंतर्गत ही आया है, तो ये शब्द जातिवाचक में भी आ सकते हैं और समूहवाचक में भी आ सकते हैं। कैसे? तो उदाहरण देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? देखिए, पढ़िए। मुंबई के सभी परिवारों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। क्या लिखा है मैंने? मुंबई के सभी परिवारों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा पता नहीं, वहां कोई तूफान आया होगा, आप फील मत हो जाए कि हमें नहीं दिया जा रहा है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो ये परिवार क्या है, ओके, परिवार क्या है, तो ऑप्शन में अगर हमें समूहवाचक नहीं मिलेगा और लास्ट ऑप्शन में मिलेगा कि कोई नहीं, वहाँ पहले ऑप्शन में रहेगा जातिवाचक, तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? हाँ, ऐसा एग्जाम्पल देकर आपको पहले ऑप्शन में, फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं यहाँ ऑप्शन लिखती हूँ, इसके लिए ए ऑप्शन में लिखेंगे जातिवाचक,
ओके, बी ऑप्शन में लिखेंगे, 2 ही ऑप्शन लिखूंगी, चलो ज्यादा नहीं, नहीं और एक लिखना पड़ेगा आपको क्लैरिटी के लिए। भाववाचक, और सी ऑप्शन में लिखेंगे हम कोई नहीं, कोई नहीं। अब देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपको देकर आपको पूछा जाए कि इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा परिवार कौन सी संज्ञा है, परिवार जो रेखांकित किया हुआ जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा है, और आपको ऑप्शंस देंगे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और सी ऑप्शन में रहेगा कोई नहीं। तो आप कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? हमें पता है कि तो परिवार ये समूहवाचक में आता है ना, तो समूहवाचक में आता है, तो यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ देखिए हम इस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, है ना, हमारा जो थोड़ा सा नॉलेज है उसके अनुसार। अगर हमें पता चला नहीं ये परिवार जो शब्द है जातिवाचक के अंतर्गत भी आता है, तब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा, तब ये आंसर हमारा रॉन्ग होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया होगा ना। अब यहाँ इसमें जाति को क्यों रखा गया, और एक मैंने आपके क्लैरिटी के लिए आपको और एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि राजू के परिवार में 4 लोग रहते हैं। क्या लिखा है मैंने? राजू के परिवार में 4 लोग रहते हैं। अब देखिए, यहाँ भी परिवार है और यहाँ भी परिवार है। अब इस परिवार शब्द को हम किस संज्ञा में रखेंगे? ये जो परिवार शब्द है, इस परिवार शब्द को हम किस संज्ञा में रखेंगे? अच्छा, जातिवाचक में रखेंगे या समूहवाचक में रखेंगे? कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे आप? अच्छा, कुछ लोग कहेंगे मैडम हम जातिवाचक में रखेंगे, अभी तो आपने बताया ना जातिवाचक में ही आता है। ओके, जातिवाचक में। कुछ बच्चे रखेंगे कि समूहवाचक में, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा समूहवाचक। कौन सा? समूहवाचक। राइट आंसर क्या होगा? समूहवाचक। आपको दिखाई नहीं देगा शायद, देखो बोर्ड थोड़ा नीचे है। ओके, हाँ, तो कैसे? तो देखो, मैंने जहाँ तक एग्जाम्पल्स को ऑब्जर्व किया है, मतलब निरीक्षण जो मैंने किया है, उसमें मुझे ये डिफरेंस दिखाई दिया है कि यहाँ जो हमें इस सेंटेंस में जो हमें ये परिवार जो है ना, बहुत सारे परिवारों को इंडिकेट कर रहा है, मतलब एक परिवारों की एक जाति को इंडिकेट कर रहा है, मतलब परिवार को अलग कर रहा है, मतलब वहाँ परिवार की एक जाति होगी, इसीलिए इसको हम जातिवाचक में ले रहे हैं, मतलब यहाँ प्लूरल में हमें मेंशन हुआ है। लेकिन यहाँ देखो, दूसरे एग्जाम्पल में हमें राजू के परिवार के, मतलब किसी एक व्यक्ति के परिवार के बारे में यहाँ बता रहे हैं, तो ऐसे शब्दों को हम समूहवाचक में रखेंगे। अब आपको क्लैरिटी मिली होंगे, मतलब ऐसा आधुनिक मान्यताओं के आधार पर ऐसे संज्ञा के 3 ही प्रकार क्यों माने गए हैं, तो कुछ समूहवाचक के और कुछ द्रव्यवाचक के ऐसे शब्द आ रहे हैं जो जातिवाचक में भी हमें मेंशन करना पड़ रहा है, इसीलिए आधुनिक मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार हैं, और 3 प्रकार में जातिवाचक में ये 2 डिवाइड किया हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लिखेंगे, चलो इसके द्रव्यवाचक के लिए हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे भारत में कई प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ओके, भारत में कई प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, और एक लिखती हूँ, कोयला कैसा होता है? उसका रंग काला ना, कोयला काला होता है। अब सेंटेंस पढ़िए फिर से एक बार, जो मैंने पहला एग्जाम्पल आपको लिखा है, भारत में कई प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, और यहाँ है कोयला काला होता है। अब इस रेखांकित शब्द करेंगे, रेखांकित शब्द है कोयले,
और यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ रेखांकित शब्द है कोयला। अब बताइए ये कोयले किस प्रकार में आएगा और ये कोयला जो है ये किस प्रकार में आएगा। अब देखो मैंने आपको एक क्लू इससे पहले दिया था कि परिवार के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल जिस सेंटेंस में मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, ओके, जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, जहाँ प्लूरल में वहाँ मेंशन, जहाँ मेंशन होता है वहाँ जातिवाचक में ले सकते हैं, और जहाँ सिंगुलर में हमें मेंशन हुआ है वहाँ हम किसमें समूहवाचक में ले सकते हैं, समूहवाचक या द्रव्यवाचक में ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो कोयले की, कई प्रकार के कोयलों की बात हो रही है ना। कोयले में बहुत सारे टाइप्स होंगे, मतलब किसी अलग अलग प्रकार के रहेंगे, इसीलिए कई प्रकार की बात हो रही है, कोयले की बात हो रही है, इसीलिए हम ये किसमें लेंगे, समूहवाचक में, द्रव्यवाचक में या जातिवाचक में, जातिवाचक में, क्योंकि हम यहाँ एक्सप्लेन, कोयला किस प्रकार में आता है, द्रव्यवाचक में आता है, समूहवाचक में तो नहीं आएंगे, है ना। तो ये होगा किसमें, जातिवाचक में। ये जो कोयला है, जो पहला एग्जाम्पल है वो जातिवाचक का है। और ये कोयला काला होता है। अब ये जो कोयला किसी यहाँ कोयले के बारे में, सभी कोयलों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ किसमें आएगा, द्रव्यवाचक में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपको क्लैरिटी मिली होगी। और एक आपको तो समझ में आया होगा कि अब जातिवाचक में समूहवाचक को और द्रव्यवाचक को जातिवाचक में क्यों रखा गया है, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे शब्द समूहवाचक के और द्रव्यवाचक के कुछ ऐसे शब्द हैं जो कभी कभी जातिवाचक में भी आ सकते हैं, कभी समूहवाचक में या द्रव्यवाचक में भी आ सकते हैं। और एक यहाँ इस क्लास में आपको और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो हमारे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ वाक्यों में रहता है, सभी वाक्यों में नहीं, कुछ वाक्यों में हमें दिखाई देता है। जैसे यहाँ देखिए एक वाक्य लिखती हूं, नेताजी के बलिदान से देश में कई सुभाष पैदा हुए। ओके, यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल आपको लिखा है, तो देखिए हम इसमें जो संज्ञा शब्द है आपको पहचानना है। यहाँ इसमें बहुत सारे संज्ञाएं आपको दिखाई दे रहे हैं, गेस कीजिए क्या क्या होंगे। गेस नहीं, आपको नॉलेज है, आपको क्लियर से बताना चाहिए, है ना। यस, तो नेताजी ये एक नाउन है ना, संज्ञा है। बलिदान ये भी संज्ञा है। देश ये भी संज्ञा है ना। और सुभाष ये भी संज्ञा है। मतलब इस वाक्य में 4 संज्ञाएं हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, हमें संज्ञा क्या तो नॉलेज है, लेकिन संज्ञा के प्रकारों के बारे में भी हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ नेताजी जो है वो किस संज्ञा में आएगा। इस आप कहेंगे कि मैडम यहाँ पर्टिकुलर नेम हम यहाँ मेंशन हो रहा है, तो हम किसमें लेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। यस, बिल्कुल राइट कहा आपने, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बलिदान जो है, बलिदान किस में लेंगे हम, बलिदान जो है भाववाचक संज्ञा में लेंगे हम, भाववाचक संज्ञा में। और देश, ये देश क्या है बताइए, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। यस, जातिवाचक है ना। अभी यहाँ ने मेंशन नहीं किया है, अगर भारत देश अगर यहाँ मेंशन किया होता तो यहाँ हम व्यक्तिवाचक ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर नेम यहाँ हमने मेंशन नहीं किया है, इसलिए ये जातिवाचक में हम लेंगे। ओके, अब यहाँ बताइए सुभाष पैदा हुए। अब ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, ये कौन सा संज्ञा का प्रकार है।
आप कहेंगे कि मैडम यहाँ सुभाष ये तो पर्टिकुलर नेम है, तो हम यहाँ भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। तो चलो हम जिस तरह कहेंगे मैंने उस तरह लिख लिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, तो यहाँ इस जो पूरे सेंटेंस का, इस वाक्य का जो भाव है, एक बार उसको समझिए क्या भाव है। यहाँ नेताजी के बलिदान से देश में कई सुभाष पैदा हुए। क्या है यहाँ सेंटेंस? नेताजी के बलिदान से देश में कई सुभाष पैदा हुए। देखिए आप आसानी से पहचान सकते हैं, यहाँ कई सुभाष हैं। क्या है? कई सुभाष। हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या डेफिनेशन पढ़ा था? एक विशेष व्यक्ति के बारे में जो शब्द इंडिकेट करते हैं वो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। लेकिन यहाँ कई आया है, मतलब कई, बहुत सारे लोग यहाँ मेंशन हुआ है। मतलब नेताजी सुभाष चंद्र के जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए हैं, ऐसा समझाने के लिए नेताजी के बारे में यहाँ नाम लिया है ना। तो ये जो सुभाष शब्द है, यहाँ इस वाक्य के भाव के अनुसार हमें ये आएगा जातिवाचक। किसमें आएगा? जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? ओके, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, तो भाववाचक संज्ञा बनाना, मैंने आपको बताया था कि अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, है ना। वो कैसे, किन शब्दों से वो भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं, और किस से बनाया जा सकते हैं आज हम देखेंगे। यहाँ भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला है जातिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। देखो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है आपको, पशु। पशु एक जाति है ना, हमें पहले ही पढ़े हैं। पशु, पक्षी, मानव, पेड़ पौधे, ये से भी जाति को इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ जातिवाचक संज्ञा से हमें क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है। पशु से पशुता। मानव, मानव की भी एक जाति है, तो इस जाति से भी हमें जातिवाचक संज्ञा से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बना है। अब दूसरा है जो भाववाचक संज्ञा बनने वाला, सर्वनाम। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती है। कैसे? तो देखो यहाँ देखिए, अपना, तेरा, मेरा, अपना, हमारा, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। तो अपना शब्द से हमें अपनत्व, अपना शब्द से अपनत्व, ये हुआ अपना सर्वनाम, और अपनत्व बनने के बाद वो हुआ किसमें? भाववाचक संज्ञा में बदल गया है। और यहाँ है निज। निज ये भी सर्वनाम है, लेकिन निजत्व में हम जब लिखते हैं उस शब्द को तो वो होगा भाववाचक संज्ञा में। तीसरा है जो भाववाचक संज्ञा बनने वाला, विशेषण। विशेषण से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यहाँ मीठा। आम मीठा है। अब मीठा क्या है? आम की विशेषता बता रहा है, तो ये मीठा क्या होगा? विशेषण होगा। लेकिन जब मीठा का हम मिठास में जब हम लिखते हैं तो वो होगा भाववाचक संज्ञा में। और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है सुंदर, सुंदरता। सुंदर, लड़की बहुत सुंदर है, ये विशेषण होगा। और सुंदरता, लड़की की सुंदरता देखने लायक है, प्रकृति की सुंदरता देखने लायक है। तो जब ये सुंदर का हम सुंदरता में हम जब लिखते हैं तब भाववाचक संज्ञा में बदल जाता है। चौथा है क्रिया। जो भाववाचक संज्ञा में बदलने वाला कौन सा है? चौथा। क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। जैसे गिरना, है ना। गिरना, गिरना ये क्या है? क्रिया है, एक एक्शन है। तो ये गिरना शब्द से हम भाववाचक संज्ञा बनाए, तो इसका बदलता रूप क्या होगा? भाववाचक संज्ञा का गिरावट। क्या होगा? गिरावट। गिरना का गिरावट। और दूसरा है एग्जाम्पल लड़ना। लड़ना, लड़ना मतलब फाइटिंग, है ना। एक क्रिया है, एक एक्शन है, तो इस क्रिया से भी हम भाववाचक संज्ञा लड़ना से लड़ाई बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और एक लास्ट वन यहाँ देखिए, इस अव्यय से, अव्यय मतलब अविकारी शब्द, जिसको हम लिंग, वचन, कारक या क्रिया के प्रभाव से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ओके, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें और थोड़ा डेप्थ
लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताया है। अव्यय क्या है, मतलब अविकार्य, अव्यय को अविकार्य कहते हैं। अव्यय के कुछ शब्दों को भी हम भाववाचक संज्ञा में बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए परस्पर, परस्पर का पारस्पर्य क्या होगा, परस्पर का पारस्पर्य, ऐसा शब्द भाववाचक में आएगा। दूसरा वाह वाह, ओके, वाह वाह ये विस्मयादि बोधक में आता है ना, तो इस वाह वाह का हम भाववाचक संज्ञा में बदलना है तो उसका होगा वाह वाही। क्या होगा, वाह वाही। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आज का क्लास हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया है तो और एक बार दोबारा देखिए और बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कीजिए। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारा सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।